जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के चौथे पार्ट को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल, तो इसे हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और ये ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। ओडिशा का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये है भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा बना है सिमलीपाल नेशनल पार्क। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है इसका जो कुल एरिया है वो है 845.70 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, सिमलीपाल अब ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एक बार देखते हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटका में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारतीय फिल्म निर्माता हैं पायल कपाड़िया, तो उन्हें फ्रांस की सरकार के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पहले अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान और लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। काफी इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर नृत्य की बात हुई है तो संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं, उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से संबंधित है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से और सत्रिया असम से। इसके अलावा छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो जो छऊ है ये ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार मिला है। आंसर हो जाएगा हुबली एयरपोर्ट। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसे अभी हाल ही में हरित पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार मिला है एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ACI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप किसके लिए डिजाइन किया गया है। तो आपदा की पूर्व सूचना के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि कोई भी डिजास्टर आने से पहले ये आपको अलर्ट कर देगा। इसको किसने लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के माध्यम से बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी जानकारी मिल सकेगी, उसका अलर्ट आपको मिल सकेगा। अगर हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005 को हुई थी और यह एक सरकारी संस्था है जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजना बनाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो अल्जीरिया हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है और जो इंडोनेशिया है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां पूर्ण सदस्य बना था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसे ब्रिक्स बैंक बोला जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी और 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसके मेंबर हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। इसकी अध्यक्ष हैं ब्राजील की डिल्मा रूसेफ
और मुख्यालय इसका संघाई चाइना में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि AMCA परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस परियोजना के तहत भारत में ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। दोस्तों, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? तो ये राडार से कम दिखने वाले होते हैं, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है, सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में ये सक्षम होते हैं, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में ये सक्षम होते हैं। तो अब ये 5वीं पीढ़ी के विमान भारत में ही बनाए जाएंगे स्वदेशी रूप से। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? आंसर हो जाएगा ली सिफेंग ने। तो दोस्तों, मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन मई 2025 में मलेशिया के बुटिक जलील में किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत के किदाम्बी श्रीकांत और चाइना के ली सिफेंग के बीच हुआ था, जिसमें ली सिफेंग ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हरा दिया था। इस प्रकार से ली सिफेंग विजेता बने थे और किदाम्बी श्रीकांत उप विजेता बने थे। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी VWF के द्वारा किया गया था। देखिए, पुरुष एकल के विजेता तो ली सिफेंग बने थे, जबकि महिला एकल की विजेता वांग जी बनी थी, ये भी चाइना की थी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें। अगर हम BWF की बात करें तो यह दुनिया की बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है। जिस प्रकार से क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ICC है, उसी प्रकार से बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी को VWF बोला जाता है। इसका गठन 1934 में हुआ था और इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में, और खुनएंग पटामा ये इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 202 इसके वर्तमान में मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आंसर हो जाएगा फ्रांस में। तो दोस्तों, फ्रांस में हर साल कांस्य फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है और ये फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। 2025 में इसका 78वां संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों, 2025 के विजेताओं में से कुछ विजेता आपको याद रखने हैं, जैसे पाल्मे डी ओर जो पुरस्कार है ये जाफर पनाही को मिला था, उनकी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसे मिला था। बाकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नादिया मेलेटी को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बैगनर मोरा को मिला था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों, मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया था। अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें तो 2025 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, मई में इसका आयोजन हुआ था और इसका आयोजन घोगला बीच और द्वीप बीच के बीच में हुआ था, और जो कि दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में स्थित है। इसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन थी, और इसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे। 811 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। तो मणिपुर मेडल टैली में टॉप पर रहा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? आंसर हो जाएगा मुंबई तक। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून से चली है। इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर से चेरी को मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। इस ट्रेन को यात्रा करने में लगभग 30 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो चेरी का जो प्रोडक्शन है वो जम्मू कश्मीर में होता है। अब इस चेरी को मुंबई तक लाया जाएगा पहली चेरी कार्गो ट्रेन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? तो 2025 में उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। तो दोस्तों, जो कामी रीता शेरपा है ये नेपाल के हैं और इन्होंने 2025 में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई पूरी की है। इस प्रकार से ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो 31 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। पहली चढ़ाई उन्होंने 1994 में की थी माउंट एवरेस्ट की।
दोस्तों उन्होंने कुल 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर 40 बार चढ़ाई पूरी करके एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। और कामी रीता शेरपा के बाद नेपाल के ही पासंग दावा शेरपा हैं, वो 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला इंडिया का 24वां राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो दोस्तों गुजरात ने पूरे ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का 24वां राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बना है, यानी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों मिलाकर के ये 24वां नंबर का है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इससे पहले चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी का भाला फेंक करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा 61.17 मीटर। तो दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट हैं महेंद्र गुर्जर। तो उन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में, जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का भाला फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो गूगल के द्वारा गूगल बीम को लॉन्च किया गया है, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय। तो दोस्तों हैदराबाद के 16 साल के पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय ने 7 शिखर चुनौतियों को पूरा करके इतिहास रच दिया है, और वो ऐसा करने वाले सबसे युवा भारतीय और विश्व के दूसरे सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। तो कार्तिकेय ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? आंसर हो जाएगा ड्रूल्स। तो दोस्तों बेंगलुरु की पेट फूड कंपनी जो पशुओं के लिए भोजन बनाती है, वो कंपनी जिसका नाम है ड्रूल्स, अब आधिकारिक रूप से यूनिकॉर्न बन गई है। इसका जो वैल्यूएशन है ये $1 अरब यानी लगभग 8300 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट 2025 आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो 2025 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया था, 31 मई से 13 जून के बीच में। और इसका आयोजन मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बटार, वहां पर किया गया था। इसका जो 16वां संस्करण हुआ था ये उमरोई मेघालय में हुआ था। तो एक साल इंडिया में इसका आयोजन होता है और उसके अगले साल मंगोलिया में इसका आयोजन किया जाता है। नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास की जो शुरुआत है ये 2004 से हुई थी। इसका उद्देश्य है आतंकवाद रोधी अभियानों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL और आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी IOL, इन तीनों कंपनियों को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है और ये रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों सदगुरु जग्गी वासुदेव को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया गया है। यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। इस सम्मान के अंतर्गत 50,000 कनाडाई डॉलर की राशि प्रदान की गई है। यह पुरस्कार उन भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला होता है। जग्गी वासुदेव जी की बात करें तो इन्हें 2017 में पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया था?
आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 मई 2025 को सिक्किम राज्य के बनने के 50 वर्ष पूरे होने या 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आपको याद रखना है कि सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। तो 2025 में सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दिन 1975 में सिक्किम राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित करने की अपील की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग यानी स्वेच्छा से मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग यानी स्वेच्छा से मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के तहत लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को अपनी मर्जी से मृत्यु का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है। ठीक है, यानी कि अगर किसी को लाइलाज बीमारी है और वो उससे पीड़ित है तो वो अपनी मर्जी से मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा दीव। तो दोस्तों, दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप का हिस्सा है, तो ये देश का पहला ऐसा जिला बना है जो अपनी पूरी बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करता है। दीव की कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। यह क्षमता द्वीप की दिन के समय की पूरी बिजली की मांग को पूरा करता है, यानी कि यहाँ पर जो बिजली की मांग है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी हो रही है। और यह जो उपलब्धि प्राप्त की है द्वीप ने, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत की है। दोस्तों, अब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, नोट्स, इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, वो भी टॉपिक वाइज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। और आपको बता दें कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, अब दोस्तों नवंबर की जो ई बुक है वो लॉन्च की जा चुकी है, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हर महीने लॉन्च होती है ई बुक। और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी, तो इनको प्राप्त कर लें। अच्छा, जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो उसके लिए कूपन कोड यूज कर रहे हैं NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। ऐप पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। ऐप पर दोस्तों आपको बहुत सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है, उसका पैकेज आपको मिलेगा 199 रुपए में। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा उमा कांजीलाल। तो दोस्तों उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी और ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर आधारित है। 2010 में इसे यूनेस्को के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा संस्थान माना गया था। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है?
तो दोस्तों ये जीता है दिव्या देशमुख ने। तो आपको याद रखना है कि फिडे महिला विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये बातूमी जॉर्जिया में आयोजित किया गया था, जिसको भारत की दिव्या देशमुख ने जीता है। तो दिव्या देशमुख ने भारत की ही कोनेरू हम्पी को हरा करके ये विश्व कप अपने नाम किया है। इस प्रकार से वो ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ साथ दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। इसके अलावा वो चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी हैं। दिव्या देशमुख को $50,000 की राशि दी गई है इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। इसके अलावा दिव्या ने कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों बिहार राज्य ने सफाई कर्मचारियों की अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की थी। इसमें कुल 7 मेंबर होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 मेंबर होंगे। अगला क्वेश्चन है, फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 12 मेडल जीते हैं। तो फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 का जो आयोजन है ये जर्मनी में किया गया था। जुलाई में इसका आयोजन हुआ था। जो फीसू है इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। और इस प्रतियोगिता में 102 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत ने कुल 12 मेडल जीते थे, जिसमें गोल्ड 2, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। दोस्तों परनीत कौर और कुशल दलाल की जोड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल और तीरंदाजी में साहिल जादव ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो जापान पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर चाइना, तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेमोना परेरा ने किस नृत्य का 170 घंटे प्रदर्शन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो दोस्तों मैंगलोर की रहने वाली हैं रोमेना परेरा। तो उन्होंने 170 घंटे भरतनाट्यम करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड 127 घंटे का था, जो अब रेमोना ने तोड़ दिया है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। यह मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक विषयों, विशेषकर शैव और वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है। इसकी प्रसिद्ध नर्तक हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मल्लिका शाराबाई। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गचप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा तुर्की ने। तो दोस्तों तुर्की ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गचप लॉन्च किया है। दोस्तों गचप का तुर्की भाषा में अर्थ होता है क्रोध। इसका वजन लगभग 970 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 6वां सबसे बड़ा भूकंप किस देश में आया था? आंसर हो जाएगा रूस में। तो दोस्तों रूस के कामचटका वाले इलाके में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि दुनिया का 6वां सबसे तीव्रता वाला भूकंप था। दुनिया के 5 सबसे बड़े भूकंप की बात करें तो 1960 में चिली में आया था 9.5 तीव्रता का। फिर अलास्का में आया था 1964 में 9.2 तीव्रता का। सुमात्रा इंडोनेशिया में आया था 9.1 तीव्रता का 2004 में। तोहोकू जापान में आया था 2011 में 9.1 तीव्रता का। और कामचटका रूस में आया था 1952 में 9 तीव्रता का। ठीक है, तो ये है दुनिया के 5 सबसे बड़े भूकंप। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर VC रॉय ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो डॉक्टर VC रॉय ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो 2025-26 का जो खिताब है ये मणिपुर ने अपने नाम किया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। मणिपुर ने तीसरी बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले 1998, 99 और 99 सन 2000 में इस ट्रॉफी को मणिपुर ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह। तो भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख
पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। उन्होंने दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के स्थल अवशेष मिले हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के जैसलमेर में जो रातड़िया रीड डेयरी है उसमें एक हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी लगभग 4500 वर्ष पुरानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने की है। यहाँ पर लाल लेप युक्त मृद भांड, कटोरे और परफोरेटेड जार पाए गए हैं। चर्ट ब्लेड पाई गई है और आपको याद रखना है कि टेरेकोटा केक पाया गया है, त्रिकोणाकार, गोलाकार, इडली जैसे आकार के पाए गए हैं और मोहनजोदड़ो जैसी भट्टी और विशेष आकार की ईंटें भी यहां पर पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी किस देश की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल बनी है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को ब्रिटेन की खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है और वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों जो खगोल शास्त्री रॉयल का पद था ये 350 सालों से पुरुषों के पास रहा है। अब जो मिशेल डोहर्टी हैं वो पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें खगोल शास्त्री रॉयल का पद मिला है। प्रोफेसर डोहर्टी अंतरिक्ष भौतिकी यानी स्पेस फिजिक्स की विशेषज्ञ हैं और जो खगोल शास्त्री रॉयल का पद है ये ब्रिटिश राजघराने द्वारा सम्मानित उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में खुलने जा रहा है और ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां पर MBBS की पढ़ाई पूरी तरह से हिंदी में होगी। दोस्तों MBBS पाठ्यक्रम की सभी किताबें हिंदी में उपलब्ध होंगी। 2027-28 से ये कॉलेज शुरू होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। तो दोस्तों महिला यूरो कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसको किसने जीता है? 2025 में इंग्लैंड ने जीता है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड ने स्पेन को 3-1 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। महिला यूरो कप 2025 का जो आयोजन है ये बेसल स्विट्जरलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हाल ही में ये घोषणा की है कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। और दोस्तों ये 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, उनकी जयंती होती है। तो उनको सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निसार उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा GSLV F-16 से। तो दोस्तों इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, तो इसको 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर राडार। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म जरूर नोट कर लें। इसको 30 जुलाई को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से और इसमें GSLV F-16 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और इसको 743 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया था। और इसके लिए साझेदारी किसने किसने की थी? इसरो और नासा ने। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी जो लागत बताई गई है वो 12,500 करोड़ रुपए की बताई गई है। निसार उपग्रह का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, पर्यावरण अध्ययन, तटीय क्षेत्रों की निगरानी और जलवायु परिवर्तन के विश्लेषण करने में किया जाएगा। दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये दिन रात और बादलों के बीच भी डेटा को कलेक्ट कर सकेगा।
अगला क्वेश्चन है, लद्दाख ने किस तिथि को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को। तो लद्दाख में 12 अगस्त को अब सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में जल प्रदूषण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा ने। तो दोस्तों, मनिका विश्वकर्मा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी और जो मनिका विश्वकर्मा है ये भी राजस्थान से ही संबंधित है। फर्स्ट रनर अप रही है, यानी दूसरे नंबर पर कौन रही है? तान्या शर्मा। तीसरे नंबर पर महक ढींगरा और चौथे नंबर पर अमिशी कौशिक रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कबाक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रस पर हाल ही में चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर हाल ही में चढ़ाई पूरी की है। हाल ही में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ाई पूरी की है। वह माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 सिनसिनाटी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्विएटेक ने जीता है। तो पोलैंड की टेनिस प्लेयर इगा स्विएटेक ने जैस्मिन पाउलिनी जो कि इटली की हैं उनको हरा कर के सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। दोस्तों, जो सिनसिनाटी ओपन है ये अमेरिका में आयोजित किया जाता है और 2025 में इसका जो खिताब है वो इगा स्विएटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो 5 और 18% के स्लैब रहेंगे। पहले 5, 12, 18 और 28% के स्लैब होते थे, लेकिन अब इनको घटा करके 5 और 18% की स्लैब में बदला गया है। ठीक है, तो अब जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब होंगे, 5 और 18% के स्लैब। बाकी जो मतलब सिगरेट वगैरह है उन पर 40% का टैक्स लगेगा, यानी 40% का जीएसटी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए यूरेनस के नए उपग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा S2025U1। तो दोस्तों, दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है और इस उपग्रह का नाम रखा गया है S2025U1। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये यूरेनस ग्रह का 29वां उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सिलिनेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन कोलंबो में हुआ था और इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने हिस्सा लिया था। सिलिनेक्स अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी और ये भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलास्का शिखर वार्ता 2025 किन 2 देशों के बीच हुई थी? काफी चर्चा में रही है ये वार्ता। तो ये अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। तो दोस्तों, ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का शिखर वार्ता आयोजित की गई थी अगस्त में। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली थी पुतिन और ट्रंप के बीच में और इसका उद्देश्य था कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर किया जाए, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन सकी थी। अगला क्वेश्चन है, साइपन इंटरनेशनल 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा तान्या हेमंत ने। तो साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल की विजेता तान्या हेमंत बनी है। ये प्रतियोगिता बैडमिंटन से रिलेटेड थी। इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। तान्या हेमंत इसकी विजेता रही। उप विजेता जापान की कनाए सकाई रही हैं। तान्या हेमंत का यह 4था अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव या IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो दोस्तों, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव
25 का आयोजन हाल ही में किया गया था, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसका आयोजन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। दोस्तों, ये जो महोत्सव आयोजित किया गया था, इसके विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है होम बाउंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीरज घायवान रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म रही है अंगमाल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म रहे हैं अभिषेक बच्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म रही है गीता कैलासम और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ब्लैक बारेंट रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज का अवार्ड जयदीप अहलावत को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार आईटीबीपी के नए डीजी यानी महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। इसका उद्देश्य भारत चाइना सीमा की सुरक्षा और विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में सीमा की सुरक्षा करना इसका काम है। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक की जो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है उसकी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका सीरिया। तो दोस्तों, सीरिया ने 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया था और सीरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं अहमद अल सरा, उनके द्वारा इस महासभा में हिस्सा लिया गया था। इससे पहले सीरिया ने 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन नेशनल असेंबली का जो 80वां सत्र था, ये 23 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित किया गया था। इसमें सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होते हैं। तो इस बार सीरिया 58 साल बाद शामिल हुआ था। तो ये काफ़ी न्यूज़ बनी थी, इसको आप ज़रूर नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 193 इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, प्रस्ताव पारित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अभी इसका 80वां सत्र चल रहा था। तो इसकी अध्यक्ष हैं एना लेना वेयरवॉक, जो कि जर्मनी की हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ये बताइए कि भारत ने श्रीलंका में आए चक्रवात की राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।